हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल IT टेक्निक पावर स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो का आनंद लेते रहने के लिए सब्सक्राइब बटन के पास लगे बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम चुंबकत्व मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, चुंबकत्व क्या होता है और चुंबकत्व के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। चुंबकत्व क्या होता है? किसी चुंबक का लोहे की वस्तु को अपनी ओर खींचने का गुण क्या कहलाता है? चुंबकत्व कहलाता है। चुंबक क्या करती है? किसी भी लोहे की चीज को अपनी ओर खींचने का क्या करती है? प्रयास करती है। चुंबक क्या करती है? जो कि लोहे की वस्तु को अपने आकर्षित करती है। चुंबकत्व क्या होता है? लोहे की वस्तु को आकर्षित करने का जो गुण होता है उसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? चुंबकत्व कहते हैं। ठीक है, तो चुंबकत्व मतलब क्या होता है कि चुंबक की जो लोहे की वस्तु है उसको अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होना। जैसे मैं बात करूं कि जैसे हम देखते हैं कि चुंबक को किसी लोहे की वस्तु के ऊपर अगर हम चिपकाते हैं तो क्या करती है? चुंबक क्या करती है? लोहे की वस्तु को अपनी ओर खींच लेती है, तो वो उसका क्या चुंबकत्व होता है। ठीक है, चुंबकत्व में क्या होता है कि चुंबक किसी भी लोहे का मेटेरियल उसको अपनी ओर खींचने का गुण रखता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? चुंबकत्व कहते हैं। प्राकृतिक चुंबक को फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट बोलते हैं। तो एग्जाम पूछा जाता है कि प्राकृतिक चुंबक का सूत्र क्या होता है। तो ये कई बार एग्जाम पूछा गया है कि प्राकृतिक चुंबक का सूत्र क्या होता है। तो प्राकृतिक चुंबक को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? मैग्नेटाइट या फिर Fe3O4 कहते हैं। प्राकृतिक चुंबक को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट या फिर Fe3O4 कहते हैं। तो इसका जो प्राकृतिक चुंबक का रासायनिक नाम है ये मैग्नेटाइट। ठीक है, तो इसका रासायनिक नाम और इसका सूत्र दोनों एग्जाम में पूछे हैं, तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि प्राकृतिक चुंबक को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट या फिर Fe3O4 कहते हैं। अब नेक्स्ट हम फ्रेंड्स चुंबक के गुणधर्म के बारे में देख लेते हैं कि चुंबक के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। तो चुंबक के गुणधर्म के बारे में देख लेते हैं। एक चुंबक में कितने पोल होते हैं? तो दो विपरीत पोल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जिनको हम क्या बोलते हैं? उत्तरी पोल यानी कि नॉर्थ पोल। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव होता है। तो चुंबक के क्या होते हैं? दो विपरीत ध्रुव होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल होते हैं। ठीक है, चुंबक के जो समान ध्रुव होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कि चुंबक के जो समान ध्रुव होंगे वो एक दूसरे को हमेशा क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। जैसे मान लो नॉर्थ और नॉर्थ पोल अगर हुआ, ठीक है, या फिर साउथ या साउथ पोल हुआ, यानी कहने का मतलब फ्रेंड्स ये कि नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। और दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। यानी प्रतिकर्षित का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है? यहाँ पर धकेलना, दूर धकेलना। ठीक है, इसका मतलब क्या? जैसे समान प्रवृत्ति के लोग होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं? विरोध करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये समान प्रवृत्ति के जो है पोल एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, इसकी जगह अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो तो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो असमान प्रवृत्ति के जो ध्रुव होंगे, ठीक है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। और समान प्रवृत्ति के जो ध्रुव होंगे वो हमेशा क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो समान ध्रुव एक दूसरे क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। और असमान ध्रुव परस्पर क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करने का काम करेंगे। ठीक है, तो इसको मैंने एक डायग्राम से भी बताया आपको। ठीक है, तो ये हमारे पास में चुंबक है दो। अब इसमें जब हम दो चुंबक को पास में लेंगे, अगर मान लो ये इसका साउथ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल है, तो साउथ और नॉर्थ पोल है तो दोनों ध्रुवों की जो ध्रुवता है यानी कि दोनों पोल अलग अलग पोलरिटी के, एक साउथ पोल है और एक दूसरा नॉर्थ पोल है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। वहीं हम बात करें दूसरी चुंबक के बारे में, तो ये मान लो ये फर्स्ट टाइप की चुंबक थी हमारे पास में, ये सेकेंड टाइप की थी। तो सेकेंड टाइप की चुंबक मान लो ये नॉर्थ पोल हमारे पास में, और इसमें भी क्या है? मान लो नॉर्थ पोल है। यहाँ पर हमारे पास में ये भी हो सकती है इस कंडीशन, नॉर्थ पोल साउथ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल, तो साउथ पोल भी पास में हो सकता है। ठीक है, तो ये कोई नॉर्थ पोल पास में ले जाए ये कोई जरूरी नहीं है, साउथ पोल भी हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा ये है कि जब हम असमान ध्रुवों को पास में लाते हैं तो हमेशा क्या होता है? आकर्षण होता है। और समान ध्रुवों को जब पास में लाते हैं तो हमेशा क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। तो समान पोल जब हम पास में देंगे यानी कि नॉर्थ पोल है तो एक दूसरे क्या करेंगे? दूर धकेलने का प्रयास करेंगे, तो ये क्या होंगे? आपस में क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। और साउथ और नॉर्थ पोल यानी कि असमान ध्रुव होंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको इससे समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो को एंड होने के बाद
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। एक ही चुंबक के जो विपरीत ध्रुव होते हैं, एक ही चुंबक के जो विपरीत ध्रुव होते हैं, उनकी सामर्थ्य जो होती है वो क्या होती है, समान होती है। एक ही चुंबक की जो विपरीत ध्रुवों की सामर्थ्य जो होती है वो क्या होती है, समान होती है। यानी कहने का मतलब फ्रेंड्स मेरा ये है, जैसे मान लो हमारे पास में एक चुंबक है, ठीक है, एक हमारे पास मान लीजिए हमारे पास में एक चुंबक है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है। तो एक चुंबक में जो पोल स्थित है असमान पोल, यानी कि एक है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो इन दोनों ध्रुवों की जो स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, यानी इन दोनों की जो ताकत होगी वो समान ही होगी, ठीक है। दोनों में चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, सर्वाधिक ही होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एक में कम होगा और एक में ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं पॉसिबल है, ठीक है। दोनों की जो ध्रुवों की सामर्थ्य होगी, यानी कि जो ताकत होगी वो क्या होगी, समान होगी, ठीक है। तो एक ही चुंबक में विपरीत ध्रुवों की जो सामर्थ्य होगी, यानी कि ताकत जो होगी या फिर स्ट्रेंथ जो होगी, स्ट्रेंथ जो होगी वो क्या होगी, समान होगी, ठीक है। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होती है, ताकत होनी, ठीक है। तो दोनों ध्रुवों की जो ताकत होगी, यानी कि इनमें जो चुंबक क्षेत्र का मान होगा वो क्या होगा, समान होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एक में कम हो जाए दूसरे में ज़्यादा हो जाए, नहीं, दोनों में क्या होगी, समान होगी, ठीक है। किसी चुंबक में उत्तरी पोल से चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती है, किसी चुंबक में उत्तरी पोल से चुंबकीय बल रेखाएं, यानी कि चुंबकीय बल रेखा को फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसी को फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। एक फ्लक्स वो भी होता है जो कि हम सोल्डरिंग में काम लेते हैं, वो अलग चीज होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स होता है, ठीक है। चुंबकीय जो बल रेखा होती है उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। तो किसी चुंबक में उत्तरी पोल से क्या होती है, चुंबकीय बल रेखा क्या निकलती है, बाहर निकलती है, और दक्षिण ध्रुव में क्या होती है, चुंबक में क्या होती है, प्रवेश करती है। तो मैंने इसको आपको एक डायग्राम से बताया, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक चुंबक है, ठीक है, ये इसमें हमारे पास में नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल से क्या होगी, चुंबकीय बल रेखा क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, ठीक है। तो ये मैंने आपको तीर के निशान से बताया। तो नॉर्थ पोल से क्या होगी, चुंबकीय बल रेखा क्या निकलेगी, चुंबक से बाहर निकलेगी, और साउथ पोल में क्या होगी, चुंबकीय बल रेखा क्या करेंगी, चुंबक में एंटर करेगी, ठीक है फ्रेंड्स। वैसे मैं आपको फ्रेंड्स एक बात बता दूं कि चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक होती है, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं दिखाई नहीं देती है, इनको काल्पनिक माना जाता है, ठीक है। तो चुंबकीय बल रेखा क्या होती है, काल्पनिक ही माना जाता है, ठीक है इनको, लेकिन इनका यूजेस बहुत होता है, ठीक है। इनका जैसे हम देखते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण वगैरह में इनका बहुत अधिक यूज में लिया जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़, जैसे ये चीज़ जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है ये सारी क्या होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है, ठीक है। ये दिखाई नहीं देती, इनको काल्पनिक माना जाता है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल से जो निकलना जो चुंबकीय बल रेखा होती है वो क्या होती है, बाहर निकलती है, और साउथ पोल में क्या होती है, एंटर होती है। अगर इसका मैं पूरा सर्किट बनाऊँ तो ये इस तरीके से बनती है, ठीक है। तो ये नॉर्थ से निकल के कहाँ जाएगी, साउथ की ओर जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, चुंबकीय परिपथ क्या होता है, पूरा होता है, ठीक है। तो नॉर्थ से निकल के बल रेखा कहाँ जाती है, साउथ की ओर जाती है। तो एक तरीके से क्या बनते हैं, एक इनका क्या बनता है, चुंबकीय पथ पूरा निर्माण होता है, चुंबकीय पथ का क्या होता है, पूरा निर्माण होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो नॉर्थ पोल से निकलने बल रेखा क्या होती है, साउथ पोल में क्या करेगी, प्रवेश करेगी, ठीक है। यदि किसी चुंबक को हम क्या करें, दो भागों में क्या करें, बीच में से काटा है। जैसे मान लो हमारे पास चुंबक है, अगर इसको मैं क्या करूँ, बीच में से अगर क्या कर दूँ, कट कर दूँ, ठीक है। जैसे हमारे पास चुंबक है, इसको मैं अगर बीच में से कट कर दूँ, ठीक है, इसको मैं चुंबक को बीच में से कट किया, तो प्रत्येक भाग में क्या होगा, सब अपने आप ही क्या हो जाएंगे, ध्रुव पैदा हो जाएंगे। मान लो अब इसको मैंने बीच में से काट, तो अपने आप इसमें जैसे इसको मैंने आप मान लो हमारे पास एक चुंबक थी, इसको मैंने क्या कर दिया, दो भाग में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास में दो चुंबक बन गई, ठीक है। ये मान लीजिए ये हमारे पास साउथ पोल है, नॉर्थ पोल, ठीक है, दो चुंबक बन गई, और ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो अपने आप ही क्या होता है, ध्रुव का निर्माण होता है, ठीक है। तो चुंबक को काटने में क्या होता है, प्रत्येक बार स्वतः ही क्या ध्रुव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो चुंबक को बीच में काटने पर क्या होता है, स्वतः ही ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। किसी निश्चित दूरी पर रखे हुए चुंबक के दो ध्रुवों के मध्य लगने वाला जो बल होता है, किसी निश्चित दूरी पर रखे हुए चुंबक के ध्रुवों के मध्य लगने वाला जो बल होता है, इन ध्रुवों की तीव्रता का क्या होता है, गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है। तो इसको मैंने डायग्राम से बताया आपको, ठीक है। तो ये हमारे पास मान लीजिए चुंबक के दो ध्रुव है, ठीक है, इनके मध्य बल लगने वाला है, जिसको मैंने किसी नोट किया, एफ से नोट किया, ठीक है। तो ये हमारे पास में एफ फोर्स है ये, और ये चुंबक के दो ध्रुव है, मान लो Q1 है और ये दूसरा कौन सा है, Q2 है, ठीक है। तो इनके मध्य जो लगने वाला बल है
ठीक है। इनके मध्य जो लगने वाला बल है वो इन ध्रुवों की तीव्रता जो होगी, ठीक है, यानी इनकी जो स्ट्रेंथ होगी उनके क्या होगा, गुणनफल के समानुपाती होगा, ठीक है। तो इसके क्या होता है, समानुपाती होता है। तो फ्रेंड्स एग्जाम में सीधा नियम पूछा जाता है कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उनके बीच में लगने वाला जो बल है वो क्या होता है, एक दूसरे के समानुपाती होता है या फिर विलोमानुपाती होता है, ठीक है। तो चुंबक के दो जो ध्रुव होते हैं उनके मध्य जो लगने वाला बल है, ठीक है, तो वो क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इन दोनों ध्रुवों की तीव्रता जो होती है उनके गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। दोनों ध्रुवों की जो तीव्रता होती है जिसको मैंने Q1 और Q2 से आपको दर्शाया, ठीक है। ठीक है, तो मैंने आपको इसको Q2 और Q1 से दर्शाया, उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है, ठीक है। तो दो ध्रुवों के बीच में जो लगने वाला जो बल है उनके गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। तो F समानुपाती क्या होता है, Q1 इंटू Q1 के क्या होगा, समानुपाती होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम नियम देख लेते हैं इसमें। दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला जो बल है उनके मध्य की दूरी के वर्ग के क्या होता है, विलोमानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब फ्रेंड्स क्या है कि जैसे दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य जो लगने वाला बल है उनके मध्य की दूरी के वर्ग की क्या होता है, विलोमानुपाती होता है। मतलब मेरे कहने का फ्रेंड्स मतलब ये है, ये ऐसे मान लो हमारे पास में चुंबक के दो क्या है, ध्रुव है, ठीक है, जिसको मैंने Q1 और Q2 से दर्शाया है, ठीक है। तो इनके मध्य मान लीजिए d डिस्टेंस दूरी है, ठीक है। तो इनके मध्य जो दूरी होगी, ठीक है, तो उनके बीच में बल कितना लगेगा तो उसको डिनोट कैसे करेंगे, तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, वर्ग के विलोमानुपाती यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी मतलब कहने का मतलब फ्रेंड्स मेरा यह है कि चुंबक एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि चुंबक के जो दो ध्रुव होते हैं उनके मध्य लगने वाली दूरी को अगर क्या कर दूं, मैं कम कर दूं, तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बल क्या हो जाता है, बल कम हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम मैं क्या करूँ, दूरी को कम करूँ तो बल का मान क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि एक दूसरे क्या आता है, विलोमानुपाती होता है, ठीक है। तो दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य जो लगने वाला बल जो होता है, ये दो चुंबकीय ध्रुव Q1 Q2 उनके मध्य जो लगने वाला बल जो होता है F, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो F व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, 1/d² होता है, ठीक है। इसको हम फाइनल रूप से ऐसे लिख सकते हैं, F बराबर में Q1 इंटू Q2/d²। Q1 Q2 क्या होती है, यहाँ पर ध्रुवों की तीव्रता होती है, और D क्या होती है, ध्रुवों के मध्य डिस्टेंस होती है, ठीक है। D की जगह यहाँ पर R भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बस मानना है D की जगह R भी हो सकता है, ठीक है। D का मतलब क्या होती है कि दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी है, और Q1 Q2 का मतलब क्या है, ध्रुवों की जो तीव्रता है, ठीक है, दो ध्रुवों की तीव्रता है। तो किसी चुंबक पर मान लो दो पोल है, ठीक है। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो दो चुंबक के जो दो पोल है, मान लो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो इनके मध्य जो लगने वाला बल है वो क्या होगा, इनकी जो बीच की जो तीव्रता होगी उनके गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होगी। यानी कि तीव्रता को क्या होगा, समानुपाती, यानी कि F समानुपाती क्या होगा, Q1 Q2 का समानुपाती होगा। और इनकी बीच की दूरी यानी कि डिस्टेंस का क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। जो लगने वाला बल होगा वो इन दोनों के बीच में, पोलों के बीच में जो लगने वाला बल है, ठीक है, उनकी दूरी के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आपको नियम अच्छे समझ में होगा, ठीक है। जो चुंबक के जो दो पोल है, नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक है, इनके मध्य मैंने क्या लगाया, मान लो बल लगाया, ठीक है। तो इनके बीच में जितनी दूरी है तो बल कितना लगेगा, तो उसकी चीज़ मैंने निकाली, ठीक है। इनके बीच में मैंने क्या लगाया, बल लगाया, ठीक है। तो बल का डिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये चीज़ को मैंने बताया, ठीक है। जैसे डिस्टेंस कम करने पर क्या बढ़ेगा, बल का मान बढ़ेगा। अगर मैं क्या कर दूँ, बल का मान बढ़ा दूँ तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने आपको बताई है। अगर दोनों के बीच की अगर मैं तीव्रता क्या कर दूँ, बढ़ा दूँ, अगर दोनों की पोल की अगर मान लो नॉर्थ पोल की मैंने तीव्रता बढ़ा दी और साउथ पोल की भी तीव्रता बढ़ा दी, तो फोर्स का मान क्या हो जाएगा, फोर्स का, बल का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, ये समानुपाती में होता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में होगा। चुंबकीय ध्रुवों की जो सामर्थ्य होती है वो सिरों पर क्या होती है, सर्वाधिक होती है, ठीक है। चुंबकीय ध्रुवों की जो स्ट्रेंथ होती है वो मैंने आपको बताया था कि चुंबक के मान लो ये दो पोल होता है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल, तो इनकी जो ध्रुवों की सामर्थ्य होती है वो सिरों पर क्या होती है, सर्वाधिक होती है। वैसे तो सिरे जो होते हैं दो, इनकी जो सामर्थ्य होती है वो दोनों सेम ही होती है, ठीक है, लेकिन सिरों पर क्या होती है, अधिक ही मानी जाती है सामर्थ्य, ठीक है। सिरे, ये दोनों सिरे ही होता है, चुंबक के दो सिरे N और S पोल, ये दोनों सिरे ही होते हैं। अगर मैं चुंबक के बीच में आ जाऊँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी सामर्थ्य, ठीक है ना।
यहाँ पर सामर्थ्य क्या होती है, शून्य मानी जाती है। ठीक है, तो चुंबकीय ध्रुवों की जो सामर्थ्य थी वो क्या सिरों पर सर्वाधिक होती है और केंद्र पर क्या मानी जाती है, शून्य मानी जाती है। अब किसी अगर चुंबक को मैं क्या कर दूं, धागे से बांध कर लटका कर क्या कर दूं, स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दूं। एक मान लो मैंने चुंबक ले ली, जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक टेबल है। ठीक है, एक टेबल से मैंने क्या कर दिया, एक चुंबक को लटका कर छोड़ दिया मान लो। ठीक है, ये मेरे पास में एक चुंबक है जिसको मैं टेबल से बांध के छोड़ दिया, तो ये हमेशा किस ओर लटकेगी, उत्तर दिशा की ओर लटके के क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पृथ्वी का जो उत्तरी पोल होता है वो क्या करता है, इसको आकर्षित करने का प्रयास करता है। ठीक है, जो पृथ्वी का जो ध्रुव होता है वो क्या करता है, एक दूसरे को आकर्षित करने का प्रयास करता है। ठीक है, मान लीजिए पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव होगा वो क्या करेगा, नॉर्थ पोल को आकर्षित करने का प्रयास करेगा। पृथ्वी का जो दक्षिण ध्रुव, क्योंकि पृथ्वी का जो पोल होगा, पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव होगा वो क्या करेगा, चुंबक को अपनी ओर खींचेगा। मान लीजिए चुंबक का नॉर्थ पोल वो किसको करेगा, साउथ पोल को अपनी ओर खींचने का प्रयास है, क्योंकि पृथ्वी भी क्या होती है, पृथ्वी में भी पोल होते हैं। ठीक है, पृथ्वी क्या होती है, गोलाकार होती है, वैसे देखा जाए तो अंडाकार होती है। ठीक है, तो चुंबक पृथ्वी में भी क्या होता है, दो पोल होते हैं, कौन कौन से, नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है। मान लो मैंने चुंबक को एक लटका के छोड़ दिया, तो पृथ्वी का जो मान लो दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है, मान लो चुंबक को मैंने क्या कर दिया, मेज से लटका के छोड़ दिया, तो मेज में का जो चुंबक जो लटकी हुई है वो उसका जो नॉर्थ पोल है, ठीक है, वो साउथ पोल की अपनी ओर खींचेगा। यानी कहने का मतलब फ्रेंड्स मेरा ये है कि साउथ अगर मान लो ये पोल है, ठीक है, तो वो नॉर्थ पोल को अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा। तो चुंबक हमेशा किसकी तरफ लटकेगी, उत्तर दिशा की तरफ लटकती है। इसका रीज़न यही होता है कि पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव होता है वो नॉर्थ पोल को अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है। ठीक है, तभी हमेशा चुंबक क्या होती है, उत्तर दिशा को बताने का प्रयास करती है। ठीक है, क्योंकि साउथ पोल जो होता है वो उत्तरी पोल को क्या करता है, हमेशा खींचने का प्रयास करता है। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद आपको अच्छे से समझ में होगा। तो किसी चुंबक को अगर हम धागे से बांध कर लटका कर क्या करते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दे, तो इसका एक सिरा हमेशा क्या होगा, उत्तर दिशा की ओर ठहरता है। क्यों ठहरता है तो वो मैंने बता दिया। ठीक है, एक चुंबक ले ली, इसको मैंने क्या कर दिया, मेज से लटका कर छोड़ दिया। ठीक है, ये हमारे पास चुंबक है, तो इसको अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटका के छोड़े तो हमेशा नॉर्थ दिशा की ओर क्या करेगी, ठहरेगी। क्यों ठहरेगी, क्योंकि पृथ्वी का जो चुंबकीय जो अक्ष होता है, चुंबकीय जो पोल होता है वो क्या करेगा, चुंबक को अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है। तो इसी कारण क्या होती है, उत्तर दिशा की तरफ वो क्या होती है, ठहरती है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि किसी चुंबक को हम के पास में ऐसा पदार्थ रखे कि उसमें चुंबक बनने का यदि गुण है, तो उसमें क्या हो जाएंगे, स्वतः ही चुंबकीय गुण क्या हो जाएंगे, उत्पन्न हो जाएंगे। यानी मान लो मैंने कोई चुंबक है, उसके पास मैंने मान लो कोई लोहे का टुकड़ा रख दिया है काफ़ी टाइम तक, तो क्या हो जाएंगे, उसमें भी स्वतः ही क्या आ जाएंगे, चुंबकीय गुण आ जाता है। तो ये चुंबक की सबसे बड़ी क्या होती है, क्वालिटी होती है। अगर चुंबक के पास में कोई चुंबकीय मेटेरियल अगर हम पास में ले जाए तो उसमें अपने आप क्या हो जाएगी, चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यदि किसी उच्च सामर्थ्य वाले चुंबक को और अधिक क्या करें, हम चुंबकित करने का प्रयास करें, तो वह और अधिक क्या नहीं होगी, चुंबकित नहीं होगी, क्योंकि चुंबक अपनी संतृप्त अवस्था को प्राप्त कर लेती है। यानी कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है कि कोई चुंबक है, ठीक है, उसकी सामर्थ्य पहले से ही बहुत ज़्यादा है, उसमें चुंबकत्व का मान पहले से ही बहुत ज़्यादा है। अगर उसको और अधिक हम क्या करें, चुंबक बनाने का प्रयास करें, तो वो चुंबकित नहीं होगी, यानी कि उसमें चुंबकीय गुण नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि चुंबक अपनी क्या करेगी, संतृप्त अवस्था को क्या कर लेगी, प्राप्त कर लेती है। यहाँ पर फ्रेंड्स संतृप्त अवस्था का मतलब ये होता है कि संतृप्त अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिसके अगर हम और अधिक चुंबकीय बल का मान बढ़ाए तो चुंबक क्या हो जाएगी, और अधिक चुंबकीय गुण को ग्रहण करने की क्षमता क्या कर देगी, खो देगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो संतृप्त अवस्था का मतलब ये होता है। संतृप्त अवस्था का मतलब ये होता है, मान लो एक पीक पॉइंट समझ सकते हैं आप। ठीक है, ये मान लो एक मैग्नेट है, मैग्नेट का मान लो एक पीक पॉइंट है, तो इस पीक पॉइंट से ऊपर क्या होगा, अगर हम क्या करें, चुंबकीय बल को और अधिक बढ़ाने का प्रयास करें, ठीक है, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो, क्योंकि उस चीज़ में क्या आ जाएगी, वो संतृप्त अवस्था आ जाएगी। इस उदाहरण को हम ऐसे भी देख सकते हैं, मान लो हमने क्या ली, गिलास में क्या ली, चीनी ली, ठीक है, अब उसमें हमने मान लो थोड़ी चीनी कर ली है तो उसमें घुल जाएगी। एक अवस्था में अगर हम एक गिलास में अगर 1 किलो चीनी अगर घोलने का प्रयास करें तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। क्यों नहीं, क्योंकि उसमें क्या आ जाएगी, संतृप्तता की क्या आ जाएगी, अवस्था आ जाती है। ठीक है, तभी उसमें वो चीनी घुल नहीं पाती। तो हर चीज़ में क्या होती है, संतृप्तता की अवस्था आ जाती है। संतृप्तता का अवस्था का मतलब क्या होता है
कि एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे अगर और अधिक हम क्या करें उस चीज़ का मान बढ़ाए तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। जैसे एक गिलास चीनी में हम लिमिट मात्रा में चीनी डाल सकते हैं, अगर और अधिक चीनी डाले तो वो चीनी पूरी तरह से घुल नहीं पाएगी। एक सिचुएशन ऐसी आएगी तो कि वो चीनी उसमें घुलना बंद कर देगी, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, संतृप्त अवस्था बोलते हैं। तो चुंबक की संतृप्त अवस्था यही होती है कि एक ऐसा पॉइंट जिसमें चुंबकीय बल का मान और अधिक बढ़ाने पर चुंबक बढ़ना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय संतृप्त अवस्था कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हम फ्रेंड्स देख लेते हैं चुंबकीय पदार्थ के बारे में कि चुंबकीय पदार्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ यानी कि फेरोमैग्नेटिक मेटेरियल। वे पदार्थ जिन्हें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। वे पदार्थ जिन्हें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इनमें क्या हो जाता है, तो वे पदार्थ जिन्हें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या हो जाता है, चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, लोह चुंबकीय पदार्थ होता है। लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है कि इनको हम क्या रखें, चुंबकीय क्षेत्र में अगर रखें तो इसमें क्या हो जाएंगे, चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। तो इसी पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। इनकी चुंबकनशीलता का मान कितना होता है, ग्रेटर देन 1000 यानी कि 1000 से ऊपर होता है। चुंबकनशीलता के बारे में फ्रेंड्स हम कल की क्लास में देखेंगे कि चुंबकनशीलता वगैरह क्या होती है, तो इसके बारे में कल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस देखेंगे। तो चुंबकनशीलता का मान इसका कितना होता है, 1000 होता है। ये पदार्थ कौन कौन से होता है, लोहा, इस्पात, निकल और कोबाल्ट। ये सारे कौन से मेटेरियल होते हैं, ये वो मेटेरियल होता है जिसमें क्या होता है कि लोह चुंबकीय पदार्थ होता है। ठीक है, तो लोह चुंबकीय पदार्थ के बारे में इसमें एग्जाम पूछा जाता है, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स है। इसमें कोई भी एग्जाम्पल आपसे उठा के पूछ सकते हैं ये कौन सा मेटल, जैसे मान लो एग्जाम में अधिकतर निकल का पूछा जाता है कि निकल कौन सा पदार्थ होता है, लोह चुंबकीय पदार्थ, पैरा चुंबकीय पदार्थ या फिर डायम चुंबकीय पदार्थ। तो जो निकल जो होता है निकल जो होता है लोह चुंबकीय पदार्थ होता है। लोहा तो लोह चुंबकीय पदार्थ होगा ही, क्योंकि नाम से पता लग रहा है। लोहे का अलावा स्टील भी होगा, कोबाल्ट भी होगा और निकल भी होगा। लोहा और इस्पात तो आसानी से याद आ जाता है, लेकिन निकल याद नहीं रहता। ठीक है, तो निकल का एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि निकल कौन सा मेटेरियल होता है, तो निकल जो होता है लोह चुंबकीय पदार्थ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में। अनुचुंबकीय पदार्थ यानी कि पैरामैग्नेटिक मेटेरियल के बारे में। वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय गुण वायु की अनुपस्थिति के कारण क्या हो जाएंगे, थोड़ा बहुत बढ़ जाएंगे। ठीक है, यानी मतलब कहने का फ्रेंड्स ये मेरा कि जैसे मान लो हमने कोई मेटेरियल को हमने क्या चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, ठीक है, वो चुंबक तो नहीं बनेगी लेकिन थोड़ी सी उसमें क्या होगी, चुंबक की मात्रा आ जाएगी, थोड़ी बहुत आएगी उसमें। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, वो बहुत कम मात्रा में होगी। ठीक है, लोह चुंबकीय पदार्थ की तरह नहीं होगी कि वो पूरी तरह से चुंबक बन जाएगी, नहीं, इसमें थोड़ी बहुत मात्रा आएगी। ठीक है, कि वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र रखने पर चुंबकीय गुण वायु की अनुपस्थिति के कारण थोड़ा बहुत बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इसके आप इंग्लिश नाम और हिंदी नाम दोनों याद है, क्योंकि एग्जाम में फेरोमैग्नेटिक हिंदी में भी लिखा आता है। ठीक है, तो लोह चुंबकीय पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं, इसलिए मैंने दोनों टर्म लिखी है आपको। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक हिंदी में भी लिखा आता है, तो आप ये इंग्लिश में टर्म जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक को भी हिंदी में लिख देते हैं कि फेरोमैग्नेटिक, तो आप ये चीज़ जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक क्या बोलते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक को क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। तो अनुचुंबकीय पदार्थ कौन से, जिनमें चुंबकीय गुण वायु की अनुपस्थिति के कारण क्या हो गए, थोड़ा बहुत बढ़ जाएंगे, यानी कि इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखना है तो क्या होगा, थोड़ा बहुत चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा। इसकी अगर मैं चुंबकशीलता की बात करूं तो इसकी चुंबकशीलता कितनी होगी, 1 से अधिक होगी। ठीक है, इसकी जो चुंबकशीलता कितनी होगी, 1 से अधिक होगी। अब इन मेटेरियल के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से मेटेरियल होते हैं। तो तांबा यानी कि कॉपर, एल्यूमिनियम यानी कि एल, मैग्नीज यानी कि Mn। ठीक है, एक Mg भी लिखा होता है, आवर्त सारणी में Mg भी एक एलिमेंट है। Mg को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम बोलते हैं। ठीक है, मैग्नीज क्या होता है, Mn होता है, और प्लेटिनम जिसको हम कहते हैं Pt से डिनोट करता है। प्लेटिनम क्या होती है, एक महंगी धातु होती है जिसका यूज किस में करता है, आभूषणों वगैरह में करते हैं। ठीक है, आभूषण वगैरह में प्लेटिनम धातु का यूज करता है। ये एक तरह की सफ़ेद सोना भी बोलते हैं इसको। ठीक है, प्लेटिनम क्या होती है, कठोर धातु होती है। ठीक है, तो ये मेटेरियल कौन कौन से होता है, तांबा, एल्यूमिनियम, मैग्नीज और प्लेटिनम होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ यानी कि डायमैग्नेटिक मेटेरियल्स के बारे में। वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय गुण नहीं आता है
परंतु चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि इन मेटेरियल को अगर हमने रखा है तो क्या करेंगे, डाया यानी कि प्रतिकर्षित होंगे, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। यानी कि चुंबकीय गुण आएंगे तो नहीं, यानी कि उसमें और जो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगी, और अधिक कम हो जाएगी। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो पहले की अपेक्षा और अधिक कम हो जाएगी। तो उसको हम फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, प्रति चुंबकीय पर्दा यानी कि डायमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। इसकी चुंबकशीलता का मान कितना होता है, 1 से कम होता है। तो फेरोमैग्नेटिक जो होती है उसकी चुंबकशीलता का मान कितना होता है, 1000। ठीक है, पैरामैग्नेटिक का कितना होता है, 1 से अधिक होता है, और डायमैग्नेटिक का कितना होता है, 1 से कम होता है। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक का जो चुंबकशीलता का मान होता है वो कितना होता है, 1 से कम होता है। इन मेटेरियल के बारे में देख लें तो मेटेरियल कौन कौन से, पीतल, बिस्मिथ और एंटीमनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम चुंबक से रिलेटेड जो टर्म्स है उसके बारे में देखेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपके जो दोस्त हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।